आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर सराउंडिंग अस। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना वो देखेंगे। मैटर्स के बारे में और मैटर के स्टेट के बारे में। 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस। 2 और भी होते हैं बट इस क्लास में नहीं है, तो 9th क्लास में नहीं है, मैं आगे बता दूँगा। किसके बने होते हैं, उनका फिजिकल नेचर क्या होता है ये देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और फिर फ्यूज़न, एवेपोरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद सब्लिमेशन क्या होता है, फैक्टर अफेक्ट, कौन से फैक्टर जो हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर हम उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, विंड स्पीड बढ़ा दें या सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो उस तरह से उसके अकॉर्डिंग मैटर पर क्या फ़र्क पड़ता है ये देखेंगे। पहले तो मैटर क्या होता है। Matter is the material of which everything in this universe, in and around us, is matter, up of in different shape. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, चाहे वो हवा हो, पानी हो, कुर्सी हो, मेज हो, पत्थर हो, एनीथिंग, सब कुछ क्या है, मैटर है। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड हैव मास, जिसके पास कुछ मास है, उसे हम क्या कहते हैं, या वो रेसिस्टेंट टू अप्लाई फोर्स, और फोर्स के अगेंस्ट क्या देता है, रेसिस्टेंस। का मतलब क्या है, जैसे एयर चल रही है, ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, एयर चल रही है। अगर आप यहाँ से कोई भी एक बड़ा सा पत्थर, दरवाज़ा मान लीजिए, कुछ भी हो, तो इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, यानी रेसिस्ट, ये हवा रोकेगी इसको, तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि हवा इसको रोक रही है, तो हवा के पास क्या है, रेजिस्टेंस है, रोकने की क्वालिटी है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एयर भी क्या है, एक तरह से मैटर है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। उसके किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, किसी भी पार्टिकल्स का जो मैटर है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। दे दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो कि एक यहाँ पर कोई धागा है, हमने ऐसे खींच के नीचे की तरफ, पहले सीधा था, उसको हमने खींच के नीचे की तरफ, अगर हम छोड़ेंगे तो इधर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने पत्थर को फेंका और ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके। एज द टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे हम पानी को बॉयल कर रहे होते हैं, अगर उसकी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी पहले से क्या होगा, एयर वो वेपर बनेगा और ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसलिए क्या है, और तेज़ मूव करेगा। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी के कारण वेपर बन के ऊपर भी उठता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस, किसी भी पार्टिकल के मैटर के पास उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। चाहे आप पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, ठीक है, इनके भी पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस, या एनीथिंग जो भी आप देख रहे हैं उसके पार्टिकल बीच में स्पेस रहेगा। वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन इनटू अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर, दिस सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं, तो चाय और दूध को मिला दिया, तब भी उसके पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा ही। हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, बट बहुत छोटे लेवल पे उसमें क्या है, स्पेस रहेगा। Particle of water magnified millions of times. When we dissolve salt in water, the particle of salt got into the space between the particle of water. तो जब हम डिज़ोल्व करते हैं साल्ट को वाटर में, पार्टिकल ऑफ साल्ट, जो साल्ट के पार्टिकल हैं, गॉट गॉट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे में पानी दिखाई नहीं देता, बट फिर भी उनके बीच में स्पेस रहता है। पार्टिकल आर वेरिंग एंड हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ओके, हमने देख लिया। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो कोई भी पार्टिकल्स का मैटर एक दूसरे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि कोई भी आसपास की सामान आपके पास है तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन का रिलेशन एकदम अर्थ से ही नहीं है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। When we open a water tap, try to break the stream of water with our finger, cannot do this. No, because steam water remain together. Particle of water are held together because the force of attraction between them. कह रहा है कि हम अगर उस
पानी खोल दिया उसको चला के और यहाँ पानी गिर रहा है, ठीक है, हम उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करें तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अपने से जुड़े रहते हैं, इस कारण वो क्या आते हैं, वो अलग नहीं हो पाता। ओके, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में जो स्पेस है ये कम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। जो उनके बीच का पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, कम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और स्पेस ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। और उससे मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, लिक्विड में इससे थोड़ा कम होगा, और एयर में उससे भी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो सॉलिड में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, स्पेस भी बहुत ही कम होगा, लेकिन लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, और एयर में उससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बस काइनेटिक एनर्जी और स्पेस सॉलिड में कम होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड में इसका, और एयर में उससे कम होता है, ठीक है। जैसे सॉलिड में देख रहे हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, और एयर में उससे भी ज़्यादा है। हाँ, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच में बहुत स्पेस कम है, इनमें थोड़ा ज़्यादा है, इनमें बहुत ज़्यादा है, इनके बीच का स्पेस, ठीक है। एक हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें क्या होता है, स्पेस कम होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दो तीन ये होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा, और उसके बाद है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ये दोनों नहीं पढ़ना होता, तो बेसिकली हम पढ़ रहे होते तीन स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इंटू 3 स्टेट। जो बोन एंड टीथ है वो क्या है, सॉलिड है। ब्लड एंड वाटर वो सब क्या है, लिक्विड है। एयर इन लंग्स, और जो सब गैसेस हैं हमारी बॉडी में वो सब क्या है, एयर है बेसिकली। तो हम सॉरी हाँ, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, एयर जितनी भी हो गैसेस फॉर्म में आ जाएगी, चाहे हमारे लंग्स में हो या फिर सॉलिड। सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या है, हैविंग डिफिनिट शेप। किसी भी सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, चाहे वो पत्थर हो, ग्लास हो, मेज हो, कुर्सी हो, कूलर हो, एनीथिंग। उनके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, मतलब अगर पत्थर है तो एक इसका यहाँ तक क्या है, एक लिमिटेशन है, उसके बाद ये नहीं है कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी, ऐसा तो नहीं है। एक पत्थर का एक लिमिटेशन होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो। तो बेसिकली क्या होता है, इनका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, बहुत ही रिजिड होते हैं, यानी कि बहुत ही हार्ड होते हैं, और इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनको दबाएंगे तो बहुत ही कम दबेंगे, ठीक है, यानी इनको कंप्रेस नहीं करा जा सकता। और इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे अगर मैं ग्लास बना दिया, इसका वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर का जो भी ये सारी जगह है वो क्या, इसका वॉल्यूम है, इवन इसकी बाहरी बाउंड्रीज तक लेके, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉलिड बना दिया ग्लास, इमेजिन करो कि ग्लास है और सॉलिड है, इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही सॉलिड है। उस केस में क्या होगा कि जो ये ग्लास अगर पूरी सॉलिड है, तो ये टोटल इसका वॉल्यूम हो गया, टोटल इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मान लीजिए एक ईंट है, ठीक है, वो क्या है, टोटल सॉलिड है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका पूरा वेट, उसके पूरी जितनी भी जगह वो कवर कर रही है वो सब क्या है, वॉल्यूम है। नाउ सम exceptional example, rubber is a solid because it can change its shape under the force and regain its shape when the force is removed. If excessive force is applied it break। तो खैर हमने भी देखा कि अगर हमने बोल रहा है कि भाई उसका डेफिनेट शेप होता है, तो रबर का भी डेफिनेट शेप होता है, और हम कह रहे हैं कि सॉलिड में इनकम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, बट रबर में कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो अभी मैं देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ we can compress sponge as it pores are filled with air but it is solid। अगर हम जैसे बर्तन धोने का कोई भी स्पॉन्ज है या फिर कुछ भी है जो थोड़ा गद्दे वगैरह में लगता है, उनको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होंगे, पहले से वो दब जाएंगे बट रीगेन कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है वो एयर हटने के कारण ये दब जाता है पहले से, ठीक है। अगर हम हटाते हैं अपने प्रेशर को तो फिर से वैसे ही हो जाता है, तो यही है। लिक्विड स्टेट के बारे में करेक्टरिस्टिक है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या, अगर मान लो ये पानी है, नदी है, इसमें पानी बह रहा है, बह क्यों रहा है, क्योंकि ये पानी की क्वालिटी है कि हर लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है। नाउ लो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कम दबाया जा सकता है या बहुत ही कम दबाया जा सकता है, बट लिक्विड को सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है।
नो, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक पोर्ट बना लिया ऐसा जिसमें से पानी निकलने की कोई भी आ, वो नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ अगर हम इसको प्रेस करें किसी भी मीडियम से, ठीक है, तो किस में बदलेगा? लिक्विड से किस में बदलेगा? ये सीधा सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है। नाउ नो डिफिनिट शेप एंड बाउंड्री, पानी को जिसमें रख दो वो उसी तरह की शेप हो जाएगा, और बाउंड्री भी उसकी अगर तो आप फैला दो तो जैसा ही फैल जाए, पानी या ऑयल कुछ भी इमेजिन कर लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम, कह रहा है उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है इसलिए उसका वॉल्यूम सेम होता है। मैंने वॉल्यूम सेम होना और वॉल्यूम डेफिनिट होना दोनों में फ़र्क है। डेफिनिट मतलब चेंज नहीं हो रहा, सेम का मतलब हो कि पहले जितना था अब भी उतना है, बट शेप अलग हो गया उसका। हाँ। लिक्विड आर सबटॉन्स हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, जैसे मैंने भी बताया। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, तो आप अगर एक ग्लास में रखेंगे तो इस शेप का हो जाएगा, अगर आप एक बॉक्स में रखेंगे तो इस शेप का हो जाएगा। तो जिस तरह के बर्तन में आप इसको रखेंगे उस तरह का शेप ले लेगा। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water due to these due to these gas aquatic plant and animal are able to survive. Diffusion is much more in liquid than solid due to the free movement of particles. तो इसमें क्या लिखा हुआ कि हम जितने भी हम वाटर बॉडीज देखते हैं, वो तालाब हो, नदी हो, जो भी हो, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो यानी कि जो लिक्विड है उसमें डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी होती है। जिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को जितने भी एक्वेटिक प्लांट हो या एक्वेटिक एनिमल हो, एक्वेटिक माने जो पानी में रहता है, ठीक है, वो उन्हीं डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी कि किसी भी लिक्विड में ये कैपेसिटी होती है कि वो गैसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। गैसेस स्टेट के बारे में देखते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हैव फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ये बहते मतलब आराम से बह सकते हैं, हवा के चलते हमने देखा है। कंप्रेसिबिलिटी यानी इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करा जा सकता है। पहले कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बदलेगा, उसके बाद इसमें बदलेगा सॉलिड में। एग्जांपल अगर हम देखें, गैस सिलेंडर घर में होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है जब हम उसे खोलते हैं, बट अगर हम उसे थोड़ा हिलाकर चेक करते हैं तो हमें लगता है कि उसमें क्या है? लिक्विड है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर कंप्रेस करेंगे तो किसमें बदलेगा? लिक्विड में। तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होती है। हैव नो डेफिनिट बाउंड्री, इसकी भी डेफिनिट बाउंड्री नहीं होगी। हैव नो डेफिनिट शेप, इसका भी डेफिनिट शेप नहीं होगा। हैव नो डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम जानते हैं कि उसमें क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। फ्लूइडिटी इसका नेचर, फ्लूइडिटी इसका नेचर है, इसलिए। द पार्टिकल इज इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तो किसी भी गैस का पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। गैस आर substance that do not have fixed volume and occupy all the volume available them, तो उसका क्या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, और जितना भी जगह मिलेगा इसमें क्या करेंगे? ये अपने आप को उस पूरी जगह को ले लेंगे। प्रेशर ऑफ गैसेस इज द प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ वेसल बाय द रेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल, तो किसी भी गैस, मान लो एक कंटेनर है, इसमें हमने गैस को रखा है, तो ये सारे इसके सरफेस उस पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, वी कैन एग्जिस्ट इन वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, हम जानते हैं आइस में भी होता है, लिक्विड में होता है और गैस में भी होता है। ठीक है, तो आइस, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होता है क्या? वाटर। सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमने बर्फ़ को देखा, आइस को, और लिक्विड की बात करें हमने वाटर देखा, गैस के फॉर्म में हमने वाटर को कहाँ देखा? वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर में। ऑन हीटिंग आइस इज मेल्टिंग इनटू वाटर, देन इट कन्वर्ट टू वेपर। ठीक है, एक आइस है, आपने इस बर्तन में रख दिया, ये आइस का टुकड़ा है, आप यहाँ से क्या करें? हीट करें। हीट करेंगे तो किस में बदलेगा? पहले लिक्विड बदलेगा, और हीट करेंगे तो वेपर में टूट जाएगा। तो आइस तीनों वाटर तीनों स्टेट में पाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय इन 2 वेज, हम फिजिकल स्टेट में बदल सकते हैं, किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट बदल सकते हैं। कैसे? 2 तरीके से। मेल्टिंग ऑफ आइस, पहला क्या? बाई चेंजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ठीक है। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर को चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को बदलते हैं तो उसमें कुछ टर्मोलॉजी आती है। उसमें से पहली टर्मोलॉजी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। इसको समझने के बाद हम समझेंगे कि कैसे चेंज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कोई भी अलग से हम उस पर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड किसमें मेल्ट होके किसमें बदल जाता है? लिक्विड में, उसको हम क्या कहते हैं? वो टेम्परेचर, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर हम
आइस को थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो इसमें बदल जाएगा लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे आइस बदलेगा, जितना भी हो, चाहे कि वो कितनी भी डिग्री सेल्सियस हो, वो क्या कहलाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा कितना होता है। ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन थ्रो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। कह रहा है कि जब भी हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, चाहे हम उसमें हीट देते ही रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है अभी समझते हैं। दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। आइस के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हीट उनमें उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो जो हमने हीट दिया वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स को ही कम करने में चला गया। तो ओवरऑल जो आइस का जो मेल्ट हुआ वाटर उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके कंपेरिजन में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस का टेम्परेचर है, आइस का जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। यानी आइस के टेम्परेचर अगर 0 डिग्री पे हम रहेंगे तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा 0 डिग्री वाटर के कंपेरिजन में। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है अभी हम यही ऊपर बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा कि हम टेम्परेचर कोई भी अलग से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मल रूम में जो नॉर्मल दिनों में जहाँ पे जैसे जहाँ भी रह रहे हैं वो हमारा क्या उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 किलोग्राम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना टेम्परेचर देते हैं उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल इमेजिन करो कि क्या एक लोहे का टुकड़ा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये लोहे का टुकड़ा पिघल कर आइस बन जाएगा, मतलब सॉरी लिक्विड बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उतने टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट के ही अमाउंट को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। पर जितना अमाउंट लगता है उसको बदलने में लिक्विड में, सॉलिड को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस पर वो लिक्विड क्या है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे उबलने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, उसे हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी टेम्परेचर कोई भी वाटर क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो 273 क्या है, जब अगर हमें किसी भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ उसको हमें क्या केल्विन में बदलना होता है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, 273। हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी 273.16 केल्विन पे आइस क्या करता है, मेल्ट भी होता है और उसी पे जमता भी है। मतलब सॉलिड में भी उसी स्टेट पे होता है और लिक्विड में भी उसी स्टेट पे होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो वो अमाउंट जिससे 1 किलो लिक्विड किस में बदल जाए। वैसे लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं, बट हम भी इसमें क्या कर रहे हैं, केजी में मेजर कर रहे हैं। जितना हीट देने पर कोई लिक्विड किस में बदलने लग जाए, गैसेस में, उसे उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ड्यूरिंग द बॉइलिंग और टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड एट दिस हीट ऑफ वेपर इज यूज अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल। जैसे हमने देखा कि सॉलिड को हम लिक्विड में बदल रहे हैं, तो सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर दें, अगर वो लिक्विड में बदल गया 0 डिग्री सेल्सियस भी है, बट सॉलिड के केस में ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एनर्जी इसके पार्टिकल में ज़्यादा होगी कंपेरेटिव से। उसी तरह लिक्विड वाले केस में क्या है कि ये यहाँ मान लेते हैं लिक्विड है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन तो हीट इज बीइंग सप्लाइड। अगर हम इसको टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। कब, अगर हीट देते रहे हैं। दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये हीट यूज हो जाती है उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में, जिसके बाद ये किस में बदलेगा, वेपर में बदलेगा। इसीलिए इसके टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्या है, वेपर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है, तो वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू वाटर। इसलिए वेपर यानी भाप से जलना ज़्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर से जलो। मतलब ना जलो तो ठीक है। आगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एट 100 सेल्सियस। तो वही मैं कह रहा था कि अगर वाटर है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका है टेम्परेचर, और एक वेपर है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, इसमें नहीं, कम होगी ना। हम क्या देखते हैं, तो इसका मतलब ये है ओवरऑल कि हम अगर क्या बढ़ाएं, अगर हम सॉलिड स्टेट में हैं, अगर हीट देंगे तो किस में बदल जाएगा, वो लिक्विड में, और हीट देंगे किस में बदल जाएगा, गैस स्टेट में, और कूलिंग करेंगे तो किस में बदलेगा, वो लिक्विड स्टेट में, और फिर अगर कूलिंग करेंगे तो
किस में बदलेगा, सॉलिड में। ठीक, इस तरह से हमें क्या चेंज कर लेते हैं किसी भी मैटर के स्टेट को। वाटर इज़ अ लिक्विड, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, सब जानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड और 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में पाया जाता है, गैसेस फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में पाया जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करें और डायरेक्ट वेपर में बदल जाए लिक्विड बनने से पहले, या कूल करने पर लिक्विड बनने से पहले डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम कैम्फर, कपूर, जो नॉर्मल भाषा में कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड, अगर हम हीट करें, उसको जलाएं, तो वो लिक्विड में ना बदल के सीधे किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, गैसिस फॉर्म में। ठीक है, तो उसे हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक, अगर हमने एक कपूर लिया, इसको जलाया, तो लिक्विड में ना बदलने से पहले सीधे किस जल के किस में बदल जाएगा, गैसेस फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि बर्नर है, स्टैंड है, और एक वायर का बना हुआ बेस है जिस पे रखा गया है कैम्पर को। ठीक है, उसके बाद हम इसे जब जलाते हैं तो क्या किस में बदल गया है, फिर उसके बाद कोल्ड इनटू द फनल नाउ कॉटन प्लग, 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, और इसमें क्या है, नमक है, यानी NaCl है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो फनल की ये वाला सरफेस है, तो उसमें जब अमोनियम क्लोराइड हीट करा जाता है तो डायरेक्ट वेपर से सीधे किस में बदल जाता है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हमें जमा हुआ दिखाई दे देता है। तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में जमा हुआ दिखाई दे देता है, तो बिना लिक्विड में बदले किस में बदल गया, सीधे सॉलिड में। तो ये भी क्या है, एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, हमने अभी तक क्या देखा कि टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट का यूज़ करके हम कैसे किसी सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेशर को अप्लाई करके कैसे हम बदलते हैं। ठीक है, मान लो कि इसमें क्या है, गैसेस, अगर उसको प्रेस करेंगे तो किस में बदलेगा, ये गैसेस है, इसमें प्रेस करेंगे किस में बदलेगा, लिक्विड में, और प्रेस करेंगे किस में बदलेगा, सॉलिड में। ठीक है, तो ये है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ अ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, उसके जो पार्टिकल्स उसको हम पास लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, वो लिक्विड में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन इट प्रेशर इज रिड्यूस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड की गोली ले लें, मतलब जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, वो ले लें और उसको हम सिप रख दें, तो वो डायरेक्टली किस में बदलने लग जाएगा, गैस में, बिना लिक्विड में बदले हुए। ठीक है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा प्रेशर डालें तो किसमें बदल जाएगा, सीधे लिक्विड में, सॉलिड बदल जाएगा, जिसे हम आज क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस क्या है, कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 गैसेस ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो स्टेट किसी भी मैटर का है वो किससे डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर और प्रेशर से। ठीक है, फिर वही है, लिक्विड अगर इवेपोरेट होगा किस में बदल देगा, गैस में, और गैस का सब्लिमेशन करो किस में बदलेगा, सॉलिड में, सॉलिड को अगर फ्रीज मेल्ट करो किस में बदलेगा, लिक्विड में, है ना। तो यही है प्रोसेस। अगर हम इसको उल्टा देखें तो गैस को अगर हम कंडेंसेशन कराएंगे तो किस में बदलेगा, लिक्विड में, और लिक्विड को फ्रीज करेंगे किस में बदलेगा, सॉलिड को सब्लिमेट करें तो किस में बदलेगा, गैसेस में। ठीक है, सब्लिमेशन समझ गए हम, फ्रीजिंग भी समझ गए थे, जानते हैं फ्रीजिंग माने जमाना होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, कुछ नहीं कि लिक्विड का गैसेस फॉर्म में बदलना क्या होता है, इवेपोरेशन कहलाता है। सरफेस ऑफ फेनोमिना, ये सरफेस फेनोमिना है। अगर आप किसी पानी को गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं, जो भी वेपर निकलेगा वो पानी के निचले स्तर से नहीं निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, यानी सरफेस एरिया से निकलेगा। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये क्या है, सरफेस फेनोमिना है, इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जिस भी टेम्परेचर पे किस में बदलने लग जाएगा, वेपर बदल जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, जो सरफेस पार्टिकल होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, अगर हम पानी गर्म करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो उसके हाथ डाल के देखेंगे, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म करके अगर आप नीचे हाथ डाल के देखेंगे तो नीचे वाले पार्टिकल्स ठंडे रहेंगे, क्योंकि जो गर्म पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और बढ़ेंगे तो वेपर फॉर्म में बदल के ऊपर उड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस पे वाटर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा बढ़ाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड वेपर में बदल जाएगा। सो ब्रेक ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो अगर उसकी टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स स्केप हो जाएंगे, निकल जाएंगे उस जगह से, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस एरिया को अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन का अफेक्ट करते हैं। तो
पहला क्या है, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होगा। इसका मतलब है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप छोटे से गिलास में, बहुत लंबी सी गिलास इमेजिन करें, पाइप टाइप की ऐसे, ठीक, पाइप टाइप की कोई गिलास है जिसमें आप गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दूर से वेपर निकलेगा। लेकिन अगर आप कोई प्लेट टाइप के ले लीजिए, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा है, ठीक है, अब कहाँ है, इस पूरा सरफेस बढ़ जाएगा, तो आप गर्म करेंगे तो इस पूरे सरफेस से वेपर निकलेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ क्या बढ़ गया, वेपर ज़्यादा निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वेपर क्या होगा, वेपराइजेशन तेज हो जाता है। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर क्या होगा, ज़्यादा तेज इंक्रीज होगा। जैसे आप बहुत धीमी आंच पे पानी को उबालें तो धीरे धीरे उसमें से वेपर निकलेगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत तेज़ बढ़ा दें जल्दी बॉयल होगा और बहुत जल्दी किसमें बदल जाएगा, वेपर में। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेपराइजेशन का रेट है वो भी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी होगी एयर में, ठीक है, तो वेपर का रेट क्या होगा, जैसे इमेजिन करिए कि सर्दियों का टाइम, ठीक है, उस केस में पानी को उबालना आसान होता है या मुश्किल होता है, और ह्यूमिड है, पहले से उसमें पहले से ही वेपर है मौजूद है उस एयर में जो आसपास का है, तो और वेपर, और जो वेपर निकलेगा उसको और अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी माने नमी, अगर हवा में नमी रहेगी तो और ज़्यादा वेपर को और ज़्यादा नमी को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब क्या है कि वेपराइजेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राई एयर है तो उसमें वेपराइजेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्राई एयर में कैपेसिटी रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को अपने अंदर अब्जॉर्व कर पाए। विंड, हमने देखा, अगर मान लो यहाँ पर आप पानी गर्म कर रहे हैं या कुछ भी गर्म कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ नॉर्मल, अभी नॉर्मल कंडीशन है तो वेपर क्या आराम आराम जैसे निकलता है वैसे नॉर्मल कंडीशन में निकलेगा। बट आप इमेजिन करो कि यहाँ पर क्या लगा दिए, एक फ़ैन लगा दिए, ठीक, तो ये क्या होगा, अभी फ़ैन तेज़ से चलेगा तो एयर के साथ वेपर है वो बहुत जल्दी निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर विंड की स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, तो विंड की स्पीड बढ़ा दें तो वेपराइजेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैसे ही देखा होगा कि जितने भी दुकानें होती हैं वहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है बाहर की तरफ जो गैसेस को निकाल रहा होता है, बस इसीलिए, ठीक है, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो वेपराइजेशन तेज़ होगा, यानी जो गैसेस होंगी उनको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। नाउ इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, तो जब भी इवेपोरेशन होगा उससे हमेशा क्या होगी, कूलिंग होगी। जैसे क्या करते हैं हम नॉर्मली, कहीं कोई सरफेस है गर्म है तो उसको ठंडा रखने के लिए क्या कर देते हैं, उसे पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो नीचे क्या अपना जो भी सरफेस रहती है वो कूल हो जाती है। तो वेपराइजेशन की वजह से क्या होगी, हमेशा कूलिंग होगी, ठीक है। आप अपने हाथ पे पानी डालें और उसको, मतलब बहुत हल्का सा पानी है, उस पर पूरे हाथ पे लगा देते, थोड़ी देर बाद आप लगेगा कि हाथ पहले से ठंडा हो गया, क्योंकि जब वेपर बन के वाटर उड़े निकलेगा तो उस केस में क्या होगा, कूलिंग। तो वेपराइजेशन से क्या होती है, बस कूलिंग होती है, याद रहे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, जब अपने हाथ पे एसीटोन लगाएंगे तो इट गेट वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट, और हमारे हैंड से हीट ले लेगी और वो वेपर फॉर्म बदल जाएगी, तो क्या होता है, हमें कूलिंग मतलब कूल फील होता है, ठीक है। वी शुड हम कॉटन कपड़े पहनते हैं तो क्योंकि उसमें वेपराइजेशन, हम जो हमारा पसीना आता है उस कॉटन कपड़े में आराम से लग जाता है, कॉटन कपड़ा आराम से पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर वो जब वेपर बन के उड़ता है तो हमें क्या महसूस होता है, कूल। इसलिए हम वेपर गर्मियों के मौसम में या गर्म टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं कि वेपराइजेशन से क्या हो, कूलिंग हो, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द समर पे ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं, क्यों, कि वेपराइजेशन से क्या होता है, कूलिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन व्हाट राइट द डिफरेंस स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंस स्टेट ऑफ मैटर के बता सकते हैं, बार बार हमने अभी बात डिस्कस करा है। तो विच है मोर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घना होना, बेसिकली बेसिक भाषा में हम कहते हैं कि घना है कोई चीज़। तो डेंस क्या, लिक्विड या सॉलिड, ओबियस है कि सॉलिड ज़्यादा घना होता है लिक्विड कंपेरिजन में, ठीक है। बस यही है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो 100 सब्सक्राइबर होंगे तो इसके जो क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे।